नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त है प्राइम टाइम शो अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा की कार्यवाही से तेजस्वी यादव के अनुपस्थित रहने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि आकाश में, पाताल में, कोर्ट में, कचहरी में कहां है तेजस्वी यादव। नीरज कुमार के बयान पर राजनीतिक वार पलटवार भी तेज हो गया है। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद बुधवार का दिन काफी अहम रहा। शीत सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं का खाका सदन के पटल पर रखा। विधानसभा में सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने गए तो नेता प्रतिपक्ष के लिए तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई। लेकिन इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी सदन में मौजूद नहीं रहे। सदन की कार्यवाही से तेजस्वी की अनुपस्थिति पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाया। नीरज ने तंज कसते हुए पूछा, कहां है तेजस्वी यादव? मेडिकल इमरजेंसी है या लीगल इमरजेंसी, कुछ तो बताएं। कहां है तेजस्वी यादव? आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में कहां है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, ये चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर नीरज कुमार की ओर से उठाए गए सवाल पर सियासत तेज है। आरजेडी की ओर से एजाज अहमद ने पलटवार किया है और कहा, नीरज कुमार का एकमात्र राजनीतिक आधार और सोच तेजस्वी यादव है। जिस तरह की राजनीति नीरज कुमार जी आप करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका एकमात्र राजनीति का आधार और सोच तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी से आगे निकलिए, बिहार का विकास कब होगा? बिहार में कुछ दिनों पहले ही चुनाव हुए, नई विधानसभा का गठन हुआ है और पहले सत्र के तीसरे ही दिन, वो भी जबकि राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से अनुपस्थित रहे, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों तक का है और ये 5 दिसंबर तक ही चलने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां कोचस बाजार के आसपास के इलाके में तेंदुआ को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। तेंदुआ के हमले से 2 युवक जख्मी भी हो गए, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तेंदुए की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं तेंदुआ को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। कुछ लोग ईंट पत्थर से तेंदुए पर हमला करते भी दिखे। तेंदुआ लोगों से बचते हुए सुरक्षित स्थान की तलाश में घूम रहा था। शाम ढलने के साथ ही लोगों में दहशत फैलती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर तेंदुआ इस रिहायशी इलाके में कैसे पहुंच गया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव। यहाँ से कैमूर पहाड़ी का जंगल भी 60 से 70 किलोमीटर दूर है। फिलहाल वन विभाग तेंदुआ को पकड़ने की कोशिश में है और लोगों से अपील की गई है कि वे अपने मवेशियों के साथ घर में बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये तेंदुआ जैसे ही रिहायशी इलाके में पहुंचा, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग इस तेंदुए को कैप्चर करने में लगे थे तो कुछ लोग वहां पर इस तेंदुए पर हमला भी कर रहे थे। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद थी और अब इस तेंदुए को ढूंढा जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि इस तेंदुए के यहाँ आने पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तेंदुआ के आ जाने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है और जिस जगह से तेंदुआ मिला है वहां से कैमूर पहाड़ी का जंगल भी 60 से 70 किलोमीटर दूर है। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में है और लोगों से भी अपील की गई है कि सावधानी बरतें। दौड़ रहे थे, आके झपट्टा मार दिया। क्या चीता था? कहाँ पे? यही मदरसा के सोचा। कैसे आप वहाँ पहुँचे थे? वहाँ देखने गए थे। देखने के लिए गए थे?
अच्छा, भीड़ लगा हुआ था, उसी में आप गए थे? हाँ। और रात का माहौल होते ही पूरे कोचस और पूरे क्षेत्र में इधर पूरे ब्लॉक में दहशत का एक माहौल रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि तमाम छोटे जो जनता जनार्दन यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर अभी जुटे हुए हैं कि किसी तरह प्रशासन के लोग द्वारा इसको रेस्क्यू करके और इसको सकुशल वन विभाग के द्वारा ले जाकर इसके क्षेत्र में छोड़ा जाए। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। बड़ी मुश्किल से तेंदुए को जाल में फंसाया गया। रेस्क्यू के दौरान तेंदुआ ने कई वन कर्मियों को भी घायल कर दिया है और कोचस से ये तेंदुआ पकड़ा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल के बाद जाल में फंसाया गया तेंदुए को, लेकिन इस रेस्क्यू करने के दौरान तेंदुआ ने कई वन कर्मियों को घायल कर दिया है। कोचस से तेंदुआ पकड़ा गया है। तो सासाराम से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कोचस से तेंदुआ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ने के दौरान तेंदुए ने कई वन कर्मियों को घायल कर दिया है। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां 3 घंटे बिजली की सप्लाई ठप रही और जनरेटर से लेकर इन्वर्टर तक बंद रहा। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हुए दिखे हैं। बिजली की आपूर्ति ठप होने से पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठप रही और गैस सिलेंडर से मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाया गया। अंधेरे में डूबे सदर अस्पताल में परेशान मरीज स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। नए भवन के उद्घाटन के बाद आधे अधूरे भवन में इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट किया गया था, जिससे परेशानी बढ़ गई है। आए दिन आ रही बिजली की समस्या से मरीजों में त्राहिमाम के हालात हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बीते 3 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है और डॉक्टर मोबाइल के सहारे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो गंभीर रूप से बीमार एक मरीज का इलाज कर रहे हैं और टॉर्च जलाकर इलाज इस वक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो अस्पताल का नया भवन बना हुआ है उस भवन में इमरजेंसी वार्ड को शिफ्ट किया गया। उसके बाद से यहाँ पर लगातार बिजली कट की समस्या आ रही है। यही वजह है कि आज पिछले 3 घंटे से बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने के कारण यहाँ पर टॉर्च जलाकर इस वक्त मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो खुद टॉर्च जला रहे हैं और डॉक्टर जो है वो मरीज का इलाज कर रहे हैं। हालांकि इस स्थिति में इंजेक्शन देते वक्त या फिर दवा लिखते वक्त परेशानी हो जा रही है। कब से है लाइट की समस्या? बता रहे हैं, कुछ देर लगभग 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया। कैसे है? लाइट नहीं है तो कैसे इलाज हो पा रहा है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे भी हो पा रहा है मोबाइल वगैरह से, और बाकी प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। सब लोग लगे हुए हैं। पहले से समस्या था कि अचानक आई? नहीं, ये अचानक आई है। तस्वीर और दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जो नर्सेज हैं वो किस तरह से मरीज का इलाज कर रही है। टॉर्च जलाकर इस वक्त जो है इंजेक्शन दिया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इंजेक्शन देते वक्त भी कई तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि मरीज हैं, भर्ती हैं, उनका इलाज करना लाजमी है और इस वजह से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, कर्मी हैं, वो भी परेशान है क्योंकि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बिजली की समस्या है वो आ रही है। दिक्कत है ये हॉस्पिटल में लाइट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं है, ना लाइट है। लाइट नहीं है तो जनरेटर होना चाहिए, न तो इन्वर्टर होना चाहिए। इतना पेशेंट परेशान है, इधर कोई देखने वाला भी नहीं। जल्दी हम लोग तो आए थे तो लाइटें नहीं थी। एक बड़ी समस्या है कि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक जो पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है वो नहीं हो पाएगी। तो बिना बिजली की पाइपलाइन के जरिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है वो नहीं हो पा रही है। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है वो भी नहीं चल पा रही है, लेकिन जो गैस सिलेंडर है उसके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई मरीजों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन संज्ञान ले पाता है और इमरजेंसी वार्ड में कब तक बिजली की आपूर्ति बहाल हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बढ़ते आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से आज देश की सियासत गर्मा गई। रक्षा मंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता मार्च के तहत
वडोदरा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान सरदार पटेल के व्यक्तित्व की मिसाल देते हुए उन्होंने पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप भी मढ़ दिया। अब उनके बयान पर सियासत गर्म है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू की ये मुराद पूरी नहीं होने दी। ये बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वडोदरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी। राजनाथ ने कहा, सरदार पटेल एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते थे। इस बयान के जरिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी निशाने पर ले लिया। राजनाथ सिंह के बयान को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश करार दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा न हो। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे हिंदू मुस्लिम वाली सियासत का नाम दिया। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर अक्सर आरोप लगाती है कि वो तथ्यों के इतिहास बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बयान का सोर्स भी बता दिया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। राजनाथ सिंह ने इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल नाम की किताब के हवाले से ये बयान दिया। उस किताब में यह भी साफ लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भी एक ट्रस्ट का गठन किया गया था। मंदिर निर्माण पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया, जबकि नेहरू जनता के पैसे से धार्मिक स्थल का निर्माण कराना चाहते थे। राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और सियासत का पारा अब और चढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में देवताओं के बारे में भी एक मत नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हिंदू धर्म का नाश करना चाहती है। ये रिपोर्ट హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు, 3 కోట్లు ఉండ్రా, ఎందుకు नहीं? पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। मंगलवार को हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल गए जो विवाद का कारण बन गया। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు, 3 కోట్లు ఉండ్రా, ఎందుకు नहीं? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు అవునా? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं? क्या 3 करोड़ हैं? इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में भी कोई एक मत नहीं है। रेवंत रेड्डी के इसी बयान से बीजेपी आग बबूला हो गई और कांग्रेस पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। क्या आप कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है
और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो। सहयोगी दलों के नेता भी इस बयान से असहज दिखे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने रेवंत के शब्दों से खुद को किनारा कर लिया। हम सभी धर्मों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फिर ये गिरजाघर हो, मैं सबका समर्थन करता हूं। कौन क्या बयान देता है उस पर बोलना हमारा उचित नहीं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुखिया रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी कांग्रेस नेता से माफी की मांग कर रही है और पूछ रही है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर वार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी कार्यालय में विधानमंडल दल की बैठक शुरू। बीएल संतोष, विनोद तावड़े समेत कई नेता इसमें शामिल हैं। बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई विधायक और विधान पार्षद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ लाइव। शैलेंद्र, अभी क्या बैठक अब शुरू हो चुकी है, तो अंदर खाने से कुछ बात निकलकर सामने आई? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य? बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है और कम ही ऐसी बैठकें होती हैं विधायक दल की या विधानमंडल दल की कह लें, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री आते हैं। और बीएल संतोष इस बैठक में इस वक्त शामिल है। जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं वो भी मौजूद हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जो सदस्य हैं बिहार विधानसभा और परिषद के, वो लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और खास तौर पर चूंकि सरकार पूरी तरीके से जब गठन हो गया है, उसके बाद यह पहली बैठक है और इस बैठक में कहीं न कहीं विधायकों को यह बताया जाएगा कि किस तरीके से समन्वय स्थापित करना है सरकार में और संगठन में, क्षेत्र में कैसे काम करना है। क्योंकि बड़ी जीत हुई है और जनता की उम्मीद भी काफी है विधायकों के साथ, तो क्षेत्र में कैसे काम करना है, सरकार में रहते हुए समस्याओं को कैसे दूर करना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है और बीएल संतोष पहुंच चुके हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक हो रही है। बीएल संतोष विधायकों को बताएंगे कि कैसे अगले 5 साल तक काम करना है और खास तौर पर जो पहली बार विधायक बनकर के पहुंचे हैं उन्हें कहीं न कहीं टिप्स भी दिया जाएगा कि कैसे उन्हें काम करना है, क्षेत्र से लेकर के सत्ता में और सरकार में रहते हुए सदन की कार्यवाही में कैसे हिस्सा लेना है। चूंकि यदि हम बात कर लें विपक्ष की, तो विपक्ष भले ही कमजोर हो, लेकिन तमाम सवालों को विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है। इन तमाम चीजों को आज की बैठक में यहाँ पर विधायकों को बताई जाएगी। उन्हें विधायी कार्य से लेकर के सरकार, क्षेत्र और संगठन में कैसे समन्वय स्थापित करना है, इन चीजों की जानकारी यहाँ पर विधायकों को दी जा रही है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब बीएल संतोष हों, भिखूभाई दलसानिया हों या फिर विनोद तावड़े हों, तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी के जो संगठन के जो बड़े चेहरे हैं, जब वो बैठक में मौजूद होते हैं तो बैठक महत्वपूर्ण होती है। और कहीं न कहीं इसी को लेकर के इस सत्र भी चल रहा है, तो विधानसभा सत्र और सरकार में कैसे काम करना है, इन चीजों को लेकर के जानकारी विधायकों को दी जाएगी। ठीक है शैलेंद्र, आप इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बाढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में फायरिंग की खबर मिल रही है और इस फायरिंग में घायल हुए हैं लोग। घायलों को पटना रेफर किया गया है। बख्तियारपुर थाना के माधोपुर में ये घटना घटी है। तो बाढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपसी विवाद में फायरिंग की खबर है और इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पटना रेफर कर दिया गया है। बख्तियारपुर थाना के माधोपुर की घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, सहरसा की सौर बाजार थाना पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत का गंभीर आरोप लगा है। हालांकि थाना अध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताते हुए नियम के अनुसार कार्रवाई की बात कही है। मार के खरीदा है तो खरीदा है। अब हमरा यहाँ न्याय चाहिए, हमरा 2 लड़की चाहिए। रोती बिलखती, आरोप लगाती और न्याय मांगती, ये हैं रंभा देवी। सहरसा की रंभा देवी ने सौर बाजार थाना पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है।
यहाँ उजाड़ दल के सौर बाजार वाला पुलिस आरोप लगाया है थाने में अपने पति की पिटाई और पिटाई के चलते हुई मौत की। 2 लाख रुपया कौन मांग रहा था? तो पुलिस वाला काहे मांग रहा था? कुमार मांग रहा काहे मांग रहा था? छोरा मार के अकाल के खरीदा है तो खरीदा है। एगो छोरा को पकड़ के लाग ले ओकरो हाथ कूट करके मार लेता है। मृतक के घर वालों का आरोप है कि कबाड़ी व्यवसायी मनोज शाह को 27 नवंबर को पुलिस चोरी का सामान खरीदने के आरोप में थाने ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई। अगले दिन छोड़ जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। तो मैं सौर बाजार के थाना वाले मेरे भाई को उठा के ले गए पूछताछ के नाम पे, जहां उनके बेरहमी से पिटाई किया गया और 28 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया और 29 तारीख को हम लोग सदर अस्पताल में भैया को भर्ती कराए, जो कि बहुत पोजीशन खराब था, पैर में सूजन था। हालांकि थानाध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताया है और कहा है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानून के मुताबिक ही की गई है। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे हुई मनोज शाह की मौत? क्या पुलिस पिटाई के बाद बिगड़ी मनोज की तबीयत? अगर पिटाई नहीं हुई तो घर वालों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप क्यों लगाया? और अगर मृतक के घर वालों के आरोप सच हैं, तो क्या पुलिस पर लगे पिटाई के आरोप की जांच होगी? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में शहर शहर सरकारी जमीन और सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों की शामत आई है। प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और इसके साथ ही आगे से फिर अवैध कब्जा करने पर कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। मकसद साफ है, लोगों को सड़क पर आने जाने में सुविधा देना। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 9 शहरों में अवैध कब्जे पर पीला पंजा। सावधान, बुलडोजर तोड़ रहा है। बिहार में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। सड़कों को संकरी करने के आरोपियों की शामत आई है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। पटना से लेकर कटिहार तक 9 शहर में अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं दिख रही। सबसे पहले बात करते हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी शहर के साथ ही पुपरी में भी अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण पर एक्शन से हड़कंप मचा रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को सड़क से आने जाने में जाम नहीं झेलना पड़ेगा। आरा में भी अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर गरजा। गोपाली चौक से लेकर शीश महल चौक, आरण्य देवी मंदिर, सब्जी गोला तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने के आरोपियों से जुर्माना भी वसूला गया। भागलपुर में भी अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं दिखी। लोहिया पुल के नीचे स्टेशन चौक और दवाई पट्टी में सभी दुकानों के सामने से अवैध कब्जा हटाया गया। वहीं नो पार्किंग एरिया में लगी गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। हैरत की बात है कि एक तरफ प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटा रही है तो दूसरी तरफ लोग फिर से अवैध रूप से दुकान लगा रहे हैं। ऐसे में लोगों से नियम के पालन की अपील की जा रही है। बाढ़ में भी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर अलर्ट दिखी। भवानी चौक स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ। पिछले कई दिन से अतिक्रमण हटाने को लेकर माइकिंग के जरिए चेतावनी दी जा रही थी। दुकानदारों ने पहले ही शेड खोल दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जहां अतिक्रमण दिखा उसे तोड़ दिया गया। अतिक्रमण से करा रहे कटिहार में भी बुलडोजर लोगों को राहत देता दिखा। नगर थाना क्षेत्र के डहरिया वार्ड नंबर 38 में मेन रोड को अवैध निर्माण कर जाम रखा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए अवैध कंस्ट्रक्शंस को हटा दिया गया। साथ ही आगे से ऐसी किसी भी अवैध कब्जे से बचने की नसीहत भी दी गई। छपरा में पहले शहर को अवैध कब्जे से साफ किया गया और अब ग्रामीण इलाकों में भी बुलडोजर गरज रहा है। नगर बाजार में जिला प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। इसके साथ ही राजधानी पटना, उत्तर बिहार के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर और सिवान में भी अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। हर एक अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है।
सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो। 8 फीट चौड़ी सड़क अब 30 फीट तक चौड़ी दिख रही है। प्रशासन का अभियान काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि अतिक्रमणकारियों पर जारी एक्शन के बाद शहर के साथ गाँव के बाजार भी बेहतर दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। मरीज को परिजन और डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हो गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और बवाल का असर रहा कि इमरजेंसी और ओपीडी सेवा सब कुछ ठप रहा। घटना मंगलवार देर रात की है, जब मरीज की मौत के बाद परिजन भड़क गए। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें बेरहमी से पीटा और गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। घटना को लेकर एसकेएमसीएच थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। मारपीट के बाद डॉक्टर ने इमरजेंसी और ओपीडी सेवा को ठप कर दिया। बाद में पुलिस टीम मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन करीब 10 घंटे तक इमरजेंसी सेवा बाधित रही और मरीजों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। एसकेएमसीएच अधीक्षक ने सभी सेवा शुरू किए जाने की बात कही है। ऐसे हम लोगों को अपने कैबिन में जहां सीसीटीवी नहीं है वहां घिस करके हम दोनों भाई को करीब एक आदमी पे 25 आदमी ऐसे लाठी डंडों से और हॉकी स्टिक से मार करके पूरे मेरे भाई का कपार ऐसे फोड़ दिया। यहाँ के गार्ड जो है गार्ड भी ऐसे लाठी से मारा और डॉक्टर जितना भी ड्यूटी पे था वो सब और हॉस्टल से लड़का सबको डॉक्टर लोग को बुलाया। उन लोगों का कहना है कि मरीज के लोग उन पर आके हाथापाई किए और वहाँ कुछ महिला चिकित्सक थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए, तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने में जरूर मारपीट कुछ की उन लोगों के साथ। सारे ओपीडी, इवनिंग ओपीडी, सारी इमरजेंसी सब चालू हो जाएंगे। पहले से भी हमारी मातृ शिशु इमरजेंसी और हमारे पीकू बच्चों की इमरजेंसी चालू थी और बाकी सारी व्यवस्थाएं अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से बहाल हो जाएगी। उत्तर बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाले एसकेएमसीएच में देर रात एक मरीज के मौत के बाद विवाद हुआ और डॉक्टर और मरीज के परिजनों में जमकर मारपीट हो गई। हालांकि इसके बाद से एसकेएमसीएच में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा कई घंटों के लिए ठप कर दी गई, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी हुई और अभी जो है इमरजेंसी अब कई घंटों के बाद जो है इसे पुनः चालू कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं मरीज के परिजनों का ये आरोप था कि उनके डॉक्टर्स जो है उनके साथ काफी बुरी तरीके से मारपीट किए हैं और इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। पुलिस भी इसको लेकर जांच करने पहुंची है। हालांकि कई घंटों तक लगातार इमरजेंसी, ओपीडी और तमाम सेवाएं जो है इस एसकेएमसीएच में ठप रही थी, ताकि जिसकी वजह से कई मरीज जो हैं जो गंभीर स्थिति में यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें यहाँ से लौटना पड़ा था, काफी परेशान थे। हालांकि इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कवायद की गई, जिसके बाद अब इमरजेंसी और ओपीडी सेवा को जो है वह शुरू कर दिया गया है। जो नगर डीएसपी जो 1-2 है विनीता सिन्हा, वह खुद यहाँ पर पहुंची थी। वहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी जांच में जुटे हुए हैं और बता रहे हैं कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।